एससीए स्टूडेंट्स, सो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम सब जो है रेडी हैं एग्जाम के लिए। एंड बाय एनी चांस अगर आप में से कोई रेडी नहीं है तो डोंट वरी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू फॉर योर एससीए एग्जाम प्रैक्टिस एंड योर मार्च अटेम्प्ट रिवीजन। तो देखो, टाइम है ये राइट रिसोर्सेज को यूज करने का, एंड राइट रिसोर्सेज को यूज करने के साथ साथ राइट अप्रोच में उन रिसोर्सेज को यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास रिसोर्सेज की, एंड उन्हीं खास रिसोर्सेज में से एक बहुत ही खास रिसोर्स है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एसीसी में एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स माना गया है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसमें कि एग्जामिनर खुद से बताता है कि स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है पास्ट एग्जाम में। हमारे पास हर साल 2 बार एग्जामिनर रिपोर्ट रिलीज होती है हर सब्जेक्ट की, जिसमें एग्जामिनर जो है पास्ट पेपर्स का डीब्रीफ टाइप ऑफ एनालिसिस करता है, जिसमें वो ये बताता है कि पास्ट के अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने कौन से एरियाज अच्छे अटेम्प्ट किए, कौन से एरियाज में मिस्टेक की, किस एरियाज पे कुछ और वर्क किया जा सकता था, कहाँ पर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का इशू था, कहाँ पर राइटिंग इशू था, कहाँ पर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का लैक था। तो यही नॉलेज को अगर हम अपने पेपर से पहले यूज कर लें तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे पेपर में होने वाली अनसर्टिनिटी से। तो चलिए, अभी हमारे पास सबसे ज्यादा रीसेंट रिसोर्स है सितंबर दिसंबर 2025 का एग्जामिनर रिपोर्ट। देखते हैं क्या कहता है एग्जामिनर इस एग्जामिनर रिपोर्ट में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक राइट अप्रोच बताना चाहूंगी कि क्या राइट अप्रोच रहती है एग्जामिनर रिपोर्ट को यूज करने के लिए। देखिए, एग्जामिनर रिपोर्ट में वो पास्ट पेपर का यूसेज बताता है, तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट पहली बात तो हम 3 एग्जामिनर रिपोर्ट करें। ये अवेलेबल होते हैं हमारे ईसीसी पोर्टल में। ऑन माई एसीसी आप जो है लॉग इन करके अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनर रिपोर्ट जो है देख सकते हैं। अब उसको असेस तो हम करेंगे, यूज भी हम करेंगे, बट यूज करने का एक वे होता है। वो वे क्या है कि पहले उसी पेपर को रीड करो, ट्राई करो कि अटेम्प्ट कीजिए, एंड अटेम्प्ट करने के बाद उसका सजेस्टेड आंसर देखिए, खुद का आंसर देखिए, एंड फाइंड द गैप, वेयर इज द गैप। एंड उसके बाद फिर एग्जामिनर से जो है पढ़िए, एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़िए, एंड इन दैट फॉर्म यू विल गेट फीडबैक फ्रॉम योर एग्जामिनर ओनली। तो फीडबैक तो हम एग्जामिनर रिपोर्ट की फॉर्म में ले लेंगे। बट अब आगे अगर हम चलें तो और क्या क्या एरियाज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इसको यूज करने से पहले। देखो, बहुत बार ऐसे होगा कि आप वर्किंग हैं या फिर आपके 2 से ज्यादा पेपर हैं, 1 से ज्यादा पेपर हैं, तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट का इशू फील कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ सकते हैं या अभी नहीं पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपने कुछ और प्लान किया हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी फिर उसी पेपर को एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर रिपोर्ट में किस टॉपिक एरिया के बारे में बात हो रही है। अदरवाइज अगर आप बिना आंसर को पढ़े, बिना क्वेश्चन को पढ़े, सिर्फ डायरेक्टली एग्जामिनर रिपोर्ट को रीड करते जाएंगे या इस डिस्कशन को डायरेक्टली देखेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इशू जो है फेस हो। तो उस इश्यू से बचने के लिए पहले हमने वही पेपर जो है रीड करना है। बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट से फेमिलियर होना है, ताकि आप ये समझ सकें कि बच्चों ने क्या ब्लंडर किया है, क्या आपको वो रिक्वायरमेंट समझ में आई या नहीं आई। तो चलिए, ये तो हो गई इसको यूज करने की टिप। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा एग्जामिनर रिपोर्ट। सो गाइस, ये है हमारा एग्जामिनर रिपोर्ट जो कि एससीए पोर्टल पे हमारे पास अवेलेबल है। एंड ये एग्जामिनर रिपोर्ट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज में से मिलता है। एंड मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप जो है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 2 से 3 एग्जामिनर रिपोर्ट जो है यूज कीजिए, ताकि आपको ज्यादा एग्जामिनर की टिप्स मिले एंड आप फेमिलियर हो जाइए। तो ये जो है सितंबर दिसंबर का एग्जामिनर रिपोर्ट है, दो दो पेपर्स का कंबाइंड लेवल पे ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें है क्या। क्या हमारे पास है कुछ कंटेंट्स, जिसमें कि फॉर्मेट है, एंड वी हैव सेक्शन ए, जिसमें क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है मिस्ट्रल कंपनी का। तो उसमें कुछ एग्जामिनर ने जर्नल रिक्वायरमेंट्स दी हैं, देन उसने जर्नल कमेंट्स के अलावा हमें रिक्वायरमेंट दिखाई हैं, एंड हमारे पास ओवरऑल प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स भी अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास सेक्शन बी है, जिसमें इन्होंने 2 क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पेपर का पैटर्न होता है, फेयर कंपनी एंड फोनिक्स कंपनी के बारे में डिस्कशन किया है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास इसमें थी, एंड ओवरऑल फीडबैक इन्होंने लास्ट में हमें दिए स्टूडेंट से। तो मैंने ऑलरेडी वैसे इसका क्रक्स बनाया हुआ है, बट मैं चाहूंगी कि कुछ-कुछ की एरियाज तो आपके साथ मैं इसी में से ही डिस्कस करती हुई जाऊं, एंड
ओवरऑल फिर मैं क्रक्स आपको बाद में एंड में जो है बताऊंगी कि इस एग्जामिनर रिपोर्ट का क्या क्रक्स है और आप कैसे ऐसी वाली प्रॉब्लम से बच सकते हो जो कि पास्ट में एग्जामिनेशन में देखी गई हैं, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट है क्या। देखिए, एसीसी एग्जामिनर रिपोर्ट जो है क्यों पब्लिश करता है, इट्स नॉट अ मॉडल आंसर। ये बात को पहले समझ के चलना। ये जस्ट आपको ये बताता है कि क्या अच्छा कैंडिडेट्स ने क्या किया, क्या वीक स्टूडेंट्स ने, क्या एवरेज स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस किया, कहाँ पर मार्क्स गए उनके, एंड एसीसीए की एक्सपेक्टेशंस क्या थी ट्रिपल ए लेवल पे स्टूडेंट से। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ट्रिपल ए जस्ट ये नहीं है कि हमने थ्योरी में पढ़ लिया और वही नॉलेज जो हम डंप कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जजमेंट, उसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कॉमर्शियल सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 80-20 का रेशियो हमें चलता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फेल होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वीक नॉलेज, दे फेल जस्ट बिकॉज ऑफ दे आंसर वेरी जेनेरिक एंड दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग विच एरिया इज इम्पोर्टेंट। वो सिर्फ जेनेरिक एरियाज दे रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट एरिया जो कि सिनेरियो स्पेसिफिक होने चाहिए थे, वो उसको लिंकेज नहीं दे रहे हैं, ना जजमेंट नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक ऑडिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक ऑडिटर का काम क्या होता है, जजमेंटल वाले स्किल उसमें होते हैं जो कि आप यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। एंड आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग खराब है, तब जाके आप एसीसीए में फेल हो सकते हैं। तो इन मिस्टेक से हम अपने टाइम पीरियड में बचेंगे। तो देखिए, द एग्जामिनर रिपोर्ट शुड बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द पब्लिश्ड सितंबर दिसंबर पेपर व्हिच कैन बी फाउंड ऑन एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस रिपोर्ट में एग्जामिनिंग टीम हमें कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस दे रही है कैसे आंसर जो है करना है, एंड दे आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द मार्किंग प्रोसेस, और उसी में हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आ रही हैं कि कौन से कैंडिडेट्स को इसको अटेम्प्ट करना चाहिए एंड कैसे जो है फ्यूचर के कैंडिडेट्स इसको यूज कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, एंड कैसे अपने साथ-साथ पब्लिश आंसर देख सकते हैं। तो ये बात मैंने नहीं बोली थी, ये एसीसी खुद बोलता है। तो अब देखिए, जैसे कि हम फॉर्मेट तो जानते ही हैं कि हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए में हमारे पास 1 क्वेश्चन होता है 50 मार्कर, एंड सेक्शन बी में हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स ईच। एंड हमारे पास टोटल पेपर में 20 मार्क्स जो होते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के लिए होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, खास करके पेपर अगर हो ऑडिटिंग जैसा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मिस्ट्रल कंपनी के ऊपर है, एंड अब समझते हैं कि इसमें हमारे से क्या टेस्ट किया गया था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी। मिस्ट्रल कंपनी का क्वेश्चन है सेक्शन ए का। So it is 1st July. You are manager in the audit department of S company, a firm of chartered certified accountant. तो एक chartered certified accountant की firm है हमारे पास, and you are assigned to the audit of M company, a listed entity which has financial year ended 30th September and it's the new client of your firm। तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो जो क्लाइंट है, क्या वो मेरे लिए न्यू क्लाइंट है या एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये हमारे लिए, ईयर एंड इंपॉर्टेंट रहता है, हम कौन है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बात करती है, एंड दे हैव स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन विद टर्बाइन्स फॉर यूज इन वन शोर एंड ऑफशोर विंड फार्म्स। एंड देन उसके अलावा इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एन एरिया कवर्ड विद विंड टर्बाइन्स ऑन द लैंड एंड एट द सी। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद हमारे पास पेपर का फॉर्मेट के बारे में बताया गया है कि जो हमारा सेक्शन ए था वो किसके ऊपर है। वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो प्लानिंग स्टेज से रिलेटेड होता है, और ये फॉर्मेट जो है वैसा ही रहता है। डबल ए ट्रिपल ए का पेपर जो है फॉर्मेट वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर है, एंड कंपनी की प्लानिंग स्टेज है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन में जाती है, एंड दे वर्क ऑन द इंस्टॉलेशन और यूज ऑफ विंड फार्म्स। The question contain the requirement focus on the evaluation of significant business risk। तो कंपनी की क्या है, बिजनेस रिस्क है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर जाऊं देखूं ध्यान से, तो हमारे पास बिजनेस रिस्क काफी ज्यादा है यहाँ पर। एंड दूसरा रिक्वायरमेंट मुझसे पूछा गया ROMM and suitable audit procedure for gathering the evidence in relation to the development cost which had been recognized as an intangible asset, and finally a discussion on the ethical and professional issues arising from the request of the additional services made by the company's audit committee. The section A question is typically where candidate performed best and the recent trend for more focused
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे तो अभी तक की रिक्वायरमेंट्स ही मैं देखूँ बहुत ईज़ी लग रही हैं, आरओएमएम भी है, बिज़नेस रिस्क भी है और जो स्टैंडर्ड्स देखे गए हैं प्रोसीजर के वो भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं, प्रोसीजर हमें पता है कि वो आता ही है। एंड ऑल्दो देयर कंटिन्यू टू बी एरियाज़ वेयर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड। वैसे उनको दिखा है कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सेक्शन ए में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। Company in the scenario was a new client to the audit firm and a listed entity which operates in a specialized industry। तो देखो specialized industry एक खास कीवर्ड हमें मिल रहा है, तो कीवर्ड्स का भी खास करके हमें ध्यान देना होता है। Candidate should note that they are not expected to have a detailed industry specific knowledge when answering the question in this examination, and the scenario will always have enough information to enable sufficient specific risk to be identified and evaluate to achieve the full marks। तो आप इस बात का तो बहाना दीजिएगा मत कि इंडस्ट्री कुछ अलग से आई है। वो कह रहे हैं कि हम आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे उस इंडस्ट्री के बारे में। देन उसके बाद हमें बोला गया है कि बहुत सारे एग्जिबिट प्रोवाइड किए गए थे कैंडिडेट से, जिसके कारण वो जो है अंडरस्टैंडिंग ले पाए विद द स्पेसिफिक इश्यूज रेलेवेंट टू द ऑडिट, एंड दीज वर एज फॉलोज। तो पार्टनर की ईमेल है जिसमें कि आपके पास एल जी लाइक पर्सन है जो कि एंगेजमेंट पार्टनर है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी रेलेवेंट टू द ऑडिट प्लानिंग। देन उसके बाद इंटरनल सर्च रिजल्ट है, हेडलाइन रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरनेट search performed by the audit team about the company। मीटिंग के नोट्स हैं, summary of matter discussed at the recent meeting between the company finance director and audit engagement partner, and request from the audit committee जिसमें कि क्या है additional services जो कि वो एस कंपनी से कराना चाहेंगे, राइट। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ कैंडिडेट्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन मिली है पार्टनर्स की ईमेल्स के द्वारा, जिसमें कि कौन से एग्जिबिट किस रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने हैं। और ये हमने क्लासेस में भी देखा है कि हमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ये वाली रिक्वायरमेंट के लिए ये वाले एग्जिबिट्स आपको यूज करने हैं। एंड इट वाज प्लेजिंग टू नोट दैट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस दीज इंस्ट्रक्शंस वर फॉलोड। As always, candidates are encouraged to spend adequate time reading and planning and should aim to obtain holistic view and understanding of the issues present in the question before compiling their answer. Where there is evidence of candidate taking this time to planning their answer, response tend to be more structured, focused, which generally increase the chance of candidates scoring strong ethical, technical as well as professional skills marks। तो एग्जिबिट 1 के ऊपर मैं जाती हूँ, प्रोफेशनल लाइक पार्टनर की ईमेल। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो था, पार्टनर ईमेल विल ऑलवेज सेट आउट डिटेल रिक्वायरमेंट व्हिच आर टू बी आंसर एंड द मार्क्स एलोकेशन। It is recommended that candidate refer to the partner email first to ensure that they understand what they bring is asked to do, and they read through the detailed information and to help them to consider the best way to allocate their time to each requirement। Then उसके बाद मेरे पास क्या आता है, let's have a look। ये है हमारे पास ईमेल का फॉर्मेट कि जो हमारा ईमेल का फॉर्मेट जो है टेस्ट किया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो देखिए, टू ऑडिट मैनेजर एंड देन हमारे पास पूरी डिटेलिंग है। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द सम इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू विद द प्लानिंग द ऑडिट ऑफ आवर न्यू client M company for the financial year ended. This in line with S internal quality procedure, revenue will be used on the basis of determining the मेटीरियलिटी। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि मेटीरियलिटी हमें कहाँ से लेनी है। हमें पता है हमारे पास मेटीरियलिटी प्रॉफिट का, रेवेन्यू का एंड टोटल एसेट का होता है, और वो लिमिट्स होती हैं, एंड ये मेटीरियलिटी बाय अमाउंट है। वैसे मेटीरियलिटी बाय नेचर भी होता है हमारे पास। फिर उसके बाद ये हमें क्या कह रहे हैं कि आपको बनाने हैं ब्रीफिंग नोट्स, एंड देन आपको क्या करना है, एग्जिबिट 2 एंड 3 को यूज करके सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क के बारे में बात करनी है जो कि 8 नंबर का, एंड एग्जिबिट 2, 3, 4 को यूज करके आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है फर्स्ट, एंड के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं हमारा, प्रायोरिटाइज द सिग्निफिकेंट आरओएमएम टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग। मींस कि काम की बात करनी है, ऐसे वैसे कोई आरओएमएम हमें कंसीडर नहीं करने। एंड यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, रेवेन्यू को बेंचमार्क लेना है टू डिटरमाइन एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट मेटीरियलिटी थ्रेशोल्ड इन योर ब्रीफिंग पेपर्स। और ये कितने मार्क्स का है, 18 मार्क्स का, जिससे साफ पता चल रहा है कि आरओएमएम कितना इंपॉर्टेंट है। देखो वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ऑडिट रिस्क का एरिया पे आ जाए तो कहीं ना कहीं आरओएमएम भी उसी का ही एलिमेंट है। फिर उसके अलावा मुझे बोला गया है प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ जी कंपनी, कॉस्ट ऑफ द जी फॉर विद
टर्बाइन विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटेंजिबल एसेट रेफर टू इन एग्जिबिट 4। तो इसके लिए सिर्फ हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, एग्जिबिट 4 यूज करेंगे। एंड फिर एग्जिबिट 5 के लिए डी रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हम एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज को बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑडिट कंपनी ने हमें रिक्वेस्ट की है। एंड रेकमेंड एनी एक्शन विच नीड टू बी टेकन बाय द एस कंपनी। Candidate should assume it is not required under legislation in the country which M companies bid to provide a separate sustainability report with the integrated reporting। तो ये सेपरेटली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में देने की नीड नहीं है जहां पर हम रह रहे हैं हमारे एरिया में। एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ न्यू टॉपिक एरिया विच यू गाइज नीड टू कंसीडर। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वर स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। रिक्वायरमेंट ए जो है इसमें कैंडिडेट को बोला गया है सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क के बारे में बात करने का। रिक्वायरमेंट बी जो है जिसमें कि हम कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं इवैल्यूएट करो और प्रायोरिटाइज करो सिग्निफिकेंट आरओएम, कहां पर, एग्जिबिट 2, 3, 4 में। एंड रिक्वायरमेंट सी में क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स को बोलना कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर हम करेंगे इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड इंटेंजिबल एसेट इन द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ विंड टर्बाइन। फाइनली फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, रिक्वायरमेंट डी है जिसमें कैंडिडेट्स को बोला गया है कि एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज को आपने डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद लाइक जैसे कि हमारे ऑडिट कमेटी की रिक्वेस्ट है टू असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अश्योरेंस ऑन द कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये क्या है, हमें बोला गया किस किस जगह पे क्या करना है। एंड इन ऑल वर्जन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट वर एडवाइज्ड टू अज्यूम दैट देयर वर नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस सेपरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यानी कि इंटरनेशनल हो, सिंगापुर वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, यूके वर्जन हो, सबके लिए ये बात सेम है। एंड आपको प्रोफेशनल मार्क्स जो है वो कंसीडर करके चलने हैं। अब इसके बाद कुछ कमेंट्स के बाद आ जाते हैं। देखो जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे मीन सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब जो वेल प्रिपेयर्ड थे उनके बारे में बात हो रही है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन फोकसिंग ऑन द सिनेरियो स्पेसिफिक। So where a candidate prepared an answer tailored to the scenario and focus on the requirement, high technical professional skills marks were obtained. Some candidates continue to produce vague and generic answer which were not tailored to the scenario and therefore did not achieve high technical professional skill marks. Many candidates continue to fall short of the required deep analysis which is needed at this level to support their answer. This exam require candidate to demonstrate high level of technical knowledge, but they are also need to able to apply this knowledge to specific context in the scenario presentation. Generic or high level response which do not build the detail provided in the scenario will gain little or no credit. Candidates should use the specific information provided within the scenario to demonstrate both knowledge and application of skills passed through each requirement. Candidates are also reminded to remember their audience where writing their answer. Briefing notes are for the audit engagement partner and therefore there is no need to explain basic technical points such as what business risk is, how the risk is managed and how to calculate the materiality. These type of answer points will score no credit. देन उसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लाइक यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड 3, तो अभी तो ये होगी ओवरऑल लेवल की। वैसे मैं पूरा प्रॉपर आपको लास्ट में ये थोड़ा सा ये सेक्शन ए वाला एरिया कवर हो जाए उसके बाद मैं इस सब का क्रक्स आपको बताती हूँ। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन में कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द सिनेरियो टू इवैल्यूएट बिजनेस रिस्क फेसिंग द कंपनी। एंड देन उसके अलावा हमारे पास आरओएमएम का था। एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस रिस्क शुड इंक्लूड दोज रिस्क व्हिच वुड हैव अ सिग्निफिकेंट ऑन द क्लाइंट business and where there is a significant probability of these risks occurring after any mitigation stated information provided. Risks that are of remote likelihood of occurring, already mitigated against or which will have an insignificant impact on business are not considered relevant to the evaluation. Candidates are required to identify what is significant in the context of specific scenario, demonstrating good professional judgment and an ability to disseminate the important information while assessing these risks. तो कौन से एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, हमें वो कंसीडर करके चलना है। This requirement was generally well answered with many candidates able to identify and evaluate surrounding companies, increasing raw material cost and increasing the requirement for strict health and safety regulation in the industry.
Most candidates were able to successfully identify the challenges associated with an industry with significant cash requirement but with very long lead time in term of contract fulfillment. Better answer use calculation to support their analysis, demonstrate their decline in the company profit margin. Strong answer were also able to discuss the challenges of the company facing in relation to Z model and the impact this was likely to have on the profitability of the customer demand. They were able to discuss the overall significance of the cost which might be involved to rectify the issue and the effect on the company's reputation if constant which had already been signed could not be honored. Strong candidates were also able to demonstrate appropriate understanding that there is need to continually develop new model of turbine in order to compete in the industry. This means that company has to commit significant amount of cash into research and development which does not always lead to viable product. Candidates who were able to discuss this aspect of complex competitive industry clearly demonstrated the skills of commercial acumen and were able the professional skills mark accordingly. Most of answered identified the risk associated with the transportation of large wind turbine. They were able to evaluate the impact that might have on the company's projected revenue, profitability in the current year due to the inability to satisfy the contract obligation. Better answer also consider wider implication of this by discussing the possible additional cost of storing turbine until there could be delivered. One of the best answers discussed at these issues could be more widespread and that other contract may also be affected. Some candidates also demonstrated appropriate professional skills by discussing that the company would be reliant on the relevant local authority to grant unnecessary approval before the contract could be completed, further accelerating the overall level of risk. Many answers also identified the risk associated with the recent lack of approval of the new wind farms or due to the slow and complex approval processes. Many answers were able to discuss what was likely to have significant impact on the company revenue, cash flow due to the reduction in demand for wind turbine in the least of the short term. However, some candidates misunderstood the information presented in the scenario regarding the approval process, suggesting that M company would be eligible for fines, penalties, and if they do not adhere to the target for clean energy. Many candidates challenge the appropriateness of the company operating in just-in-time inventory system, inappropriately suggesting the companies must be advised to overall their inventory system demonstrated the lack of commercial understanding regarding such as inventory systems such as M company where it would be inappropriate to hold large level of inventory. It also shows lack of understanding of the role of auditor and the reason why candidate required to assess the business risk. Whilst it must be appropriate for an auditor to make observation regarding the business practices, it is not the role of auditor to companies establish business model. Further, there was nothing in the scenario to suggest that the company has issues regarding the inventory management and therefore these comments were deemed speculative by the examination team. Some candidate continue to mix बिजनेस रिस्क एंड आरओएमएम और ये बहुत सारे बच्चों का ही इशू रहता है रिजल्टिंग इन आंसरिंग विच इज वेरी मडिड एंड कैन नॉट स्कोर एनी क्रेडिट एज इज एक्सप्लेन from the wrong perspective. Disappointingly, some answers to the requirement focus on either risk mitigation or auditor response, which was not requested and therefore were unable to score the marks. Candidates are reminded that they are not required to prioritize business risk. The requirement relate to the evaluation of ROMM. The candidate should not waste time providing additional information. फालतू का time waste मत करो. Candidates are again reminded to read the requirement carefully and to ensure that they have conducted adequate question practice to ensure they have developed appropriate exam technique. To assist the candidate in the response, examining team do specify the appropriate exhibit to be used when answering the requirements. Overall, in this section, many candidates were able to evaluate sufficient risk to pass the requirement and many candidates did not seem to have difficulty in identifying business risk.
तो देखिए, अगर मैं अभी तक का क्रक्स बोलूँ, क्या बोला हमारी रिक्वायरमेंट ए में, जो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट में। तो बेसिकली अगर हम अभी तक का यहाँ पर पहुँचे क्या रिक्वायरमेंट्स रही हैं हमारे इस पार्ट में, तो हमारे पास जो सेक्शन ए का जो ये क्वेश्चन था, तो प्लानिंग स्टेज का ये क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री की नॉलेज तो चलो नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हमें बता चुके हैं। सेक्शन ए का जो ये पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था कि आपको बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना था और रिस्क जो है वो वाला होना चाहिए था जो कि लाइकली टू अकर हो सकता है या फिर जिसका कोई मेजर इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बिजनेस पे, वही वाले रिस्क को कंसीडर करने, छोटे-मोटे बिजनेस रिस्क नहीं कंसीडर करने। रीजन बीइंग क्योंकि वो छोटे-मोटे जो रिस्क हैं वो हर एक बिजनेस पे आते ही रहते हैं। तो बिजनेस रिस्क में हम वही एरियाज कंसीडर करते हैं जिससे बिजनेस की ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, गोइंग कंसर्न्स ऐसे वाले कुछ इश्यूज हो। एंड देन यू हैव टू लाइक कैसा होना चाहिए कि वो लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट के बेस पे, एंड उसमें आपको इवैल्यूएट क्या करना होगा उसके प्रॉफिट पे, उसके कैश फ्लो पे एंड बिजनेस की रेपुटेशन पे कैसे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो बट जो अच्छे तरीके से नंबर लेने वाले स्टूडेंट थे, तो उन्होंने नंबर्स को, मार्जिन्स को, कॉस्ट को कंसीडर किया एंड उन्होंने रिस्क को इंडस्ट्री से भी लिंक किया एंड उन्होंने अपना इसी के कारण कमर्शियल एक्यूमेन स्किल जो है दिखाया। बेसिकली कमर्शियल एक्यूमेन स्किल ये दिखाता है दैट हाउ कमर्शियली साउंड यू आर इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, जो भी केस स्टडी के रिगार्डिंग भी है। जो कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर इन्होंने देखा जाए तो वहां पर सिनेरियो में क्या था कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी। इसके कारण क्या होगा, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरे मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ेगा क्योंकि मे बी प्रोडक्ट तो मैं उतने ही प्राइस पे बेच पाऊं। और अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लेड टाइम ज्यादा होगा तो मेरे कैश फ्लो पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, तो उसमें मेरे को इशू आने वाला है मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में, वर्किंग कैपिटल पे। जैसे कि यहाँ पर सिनेरियो में दिखाया गया था कि Z1 टरबाइन में डिफेक्ट्स था, तो इससे कहीं न कहीं फाइनेंशियल रिस्क तो होने वाला है और कल को अगर ये बात जो है ज़्यादा एयर में चलेगी तो उससे हमारी रेपुटेशन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर स्पेंडिंग की बात करें तो वहाँ पर मुझे अनसर्टेन रिटर्न्स मिलने वाली हैं। ट्रांसपोर्टेशन की डिलेज़ के ऊपर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू और स्टोरेज कॉस्ट के रिगार्डिंगली इश्यूज़ हैं। रेगुलेटरी डिलेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर डिमांड बेस्ड रिस्क रहता है। सो जो कैंडिडेट्स हमारे काफ़ी वीक थे और कैसे उन्होंने मार्क्स जो है लूज़ किए, उन्होंने मिक्सचर दिया बिज़नेस रिस्क और आरओएमएम का एंड उन्होंने बताया कि लाइक रिस्पॉन्स कि ये बोला गया, ये नहीं, मतलब उन्होंने ये सीधा लाइक वे उसी पे चले गए कि ठीक है, ऑडिटर का रिस्पॉन्स कैसा होगा, बट बल्कि वो बात तो बोली ही नहीं गई थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसके अलावा जेनेरिक आंसर जैसे कि इन्वेंटरी जैसे रिस्क, ऐसे रिस्क दे दिए एंड क्रिटिसाइज कर दिया कंपनी के बिजनेस मॉडल को जो कि जेआईटी था। तो उसके रिगार्डिंगली तो कोई एविडेंस ही नहीं है ना, तो जिसके बारे में एविडेंस नहीं है उनके बारे में हम गलत कैसे बोल सकते हैं। सो बट इम्पोर्टेंट यू नीड टू कंसीडर कि ऑडिटर का जो काम होता है ना, बिजनेस के मॉडल को रीडिजाइन करना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ते हुए रिक्वायरमेंट बी है, इसका भी वैसे मैंने क्रक्स बनाया हुआ है, तो अगर मैं आपको क्रक्स वाइज़ चलती हूँ, पहले आपको रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि एग्ज़िबिट 2, 3, 4 को यूज़ करते हुए आपको इवैल्यूएट करना है एंड प्रायोरिटाइज़ करना है सिग्निफिकेंट आरओएम टू बी कंसीडर्ड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट, और आपने क्या करना है, बेंचमार्क किसको लेना है, रेवेन्यू को, और आपको क्या करना है, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड जो है इसी को यूज़ करना है अपने ब्रीफिंग नोट्स में। तो बेसिकली ये वॉल्यूम नेचर बेस्ड है प्लानिंग क्वेश्चन में एंड बहुत सारे मेजर एरियाज में ये कवर होता ही है। तो कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली 2, 3, 4 एग्जिबिट्स को यूज करने के लिए बोला गया था एंड स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइज करने को बोला गया था आरओएमएम। तो ये एरिया जो था हमारा 18 मार्क्स का था हमारे क्वेश्चन में, एंड देखते हुए एग्जामिनर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि some candidate are still obtaining few marks in this type of requirement as they continue to rely on basic generic explanation which fail to refer the information in the scenario। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कंसीडर नहीं की गई है। कैंडिडेट को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रेफर करना था, डीप आंसर देना चाहिए था एंड they have to assess the scale of the risk in the context of the specific audit client to obtain the maximum credit। तो आगे अगर मैं चलूं मेटीरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पेसिफिक मार्क्स अवेलेबल थे इस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे एंड कैसे मैं मेटीरियलिटी को अप्लाई करूंगी अपने सिलेबस गाइडेंस में। तो जब मेरे पास बात हो रही है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे,
इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंटिन्यूटी टू फेल टू अप्लाई दिस गाइडेंस एंड लॉस्ट आउट ऑफ वैल्यूएबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स एज अ रिजल्ट. Candidates are expected to determine an initial materiality threshold for the audit as it would be required in practice. Three technical marks are available for the materiality determination. Candidates are expected to demonstrate the knowledge of the appropriate percentage range for the benchmark as instructed by the audit engagement partner. In this question, revenue was to be utilized with candidates expecting to use somewhere between 0.5 to 2 of their range. Calculating the monetary amount in respect of the range, candidate must then be used as a professional judgment to select an appropriate materiality threshold given in the risk level which exists the audit and provide brief justification of their choice. Each of these steps examines the different aspects and understanding of the skills required of an auditor. Generally, the requirement to determine and apply materiality continue to be poorly handled. Many candidates ignore the guidance in partner's email and use a different benchmark of producing the wrong calculation. Candidates are reminded to read the financial information provided in the question carefully as there is a significant difference between calculating zero point 0.5 of this and this. So in this session, many candidates use incorrect number which resulted in the exceptionally low materiality level which would be an inappropriate to the audit of the listed entity. Candidates should ensure that they sense check their calculation and consider whether materiality level they have suggested seems appropriate in the context of scenario. तो देखो 4762 4762 but 0.5 और ये difference देखो आप बच्चों ने कैलकुलेशन क्या किया आप खुद से देखिए मेटीरियलिटी लिमिट्स को कैलकुलेट करने के टाइम पीरियड में तो अब कैलकुलेशन करने में ठीक है कर तो दिया बट उसको कैसे अप्लाई करना था मेटीरियलिटी थ्रेशोल्ड में उनको ये नहीं पता चला एंड टोटल एसेट्स और प्रॉफिट के बेस पे भी कर दिया जिसके कारण वो जो है अपना टाइम जो है फालतू में उसमें लगा दिया और बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो है प्रायर ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया फॉर कंसीडरिंग द प्रोफेशनल जजमेंट तो यस उन्होंने ये भी बोला कि हमें ये भी अच्छा नहीं लगा कि कौन सी मेटीरियलिटी थ्रेशोल्ड जो है यूज की है एग्जामिनिंग टीम्स सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन के लिए और मेटीरियलिटी थ्रेशोल्ड के लिए ही मार्क्स देगी जो कि उसको अच्छे से जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट और कैंडिडेट्स को ये नहीं बोला गया है कि आप जो है परसेंटेज फिगर्स जो है किसके उसके बेस पे दो सिंपली स्टेटिंग द मेटीरियलिटी हैज बीन सेट एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ड्यू टू रिस्क व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड और बिकॉज द ऑडिट रिस्क इज हाई इज नॉट कंसीडर्ड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन बाय द एग्जामिनेशन टीम तो अब चलिए अब इसी के ऊपर मैं आती हूँ कि उन्होंने क्या इसके बारे में बोला है देखो हमारा जो रिक्वायरमेंट बी का एरिया था ये हमारा कोर एरिया था ट्रिपल ए का सो फर्स्ट पार्ट था टू फाइंड आउट द मेटीरियलिटी एंड एसीसी के एक्सपेक्टेशंस हमारे पास क्या रहती हैं कि रेवेन्यू को बेंचमार्क लेना है इस क्वेश्चन में वो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया एंड रेवेन्यू के केस में लाइक मुझे 0.5% टू 1% वाली रेंज लेनी थी एंड वो जो है करेक्टली कैलकुलेट की गई फाइनल फिगर जो है मुझे सिलेक्ट करनी थी एंड देन उसके बाद इसको जस्टिफाई करना था बट बच्चों की मिस्टेक्स क्या हुई वो अब हमें बता रहे हैं कि उन्होंने रॉन्ग बेंचमार्क जो है उसमें पिक किया रॉन्ग नंबर्स लिए जो कि अब तक हम देख चुके हैं जस्टिफाई नहीं किया और सीधा हाई रिस्क बोल दिया दैट मीन्स हाई रिस्क मीन्स हाई मेटिलिटी ये सबसे बड़ा ही एरर है ठीक है और नंबर्स जो हमने देखे हैं कि मिलियंस वर्सेस थाउजेंड्स का गैप उन्होंने लिया तो एग्जाम रूल्स जो एग्जामिनर क्या कहता है कि हमें पता है कि अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा दैट मींस मेरी मेटीरियलिटी लिमिट जो होगी उस केस में कम होगी तो ये हमें कंसीडर करके चलनी है मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कहीं पे स्पेस देख के कि क्या होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जस्ट लेट मी राइट इट समवेयर की रूल क्या होता है हमारा ऑडिट रिस्क ज्यादा दैट मीन्स मेटीरियलिटी लोअर तो यस
उसके बाद एक मेरे पास आता है लाइक आरओएमएम की इवैल्यूएशन का एरिया। अगर मैं आरओएमएम की इवैल्यूएशन वाले एरिया पे आऊंगी तो इन्होंने स्पेसिफिकली ये स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला हुआ है। यहाँ पर अगर मैं ये वाला पैराग्राफ देखूं तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है आईएफआरएस 15 और आईएफआरएस 8 के बारे में। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रांगली टेस्टेड एरियाज बताए गए हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की गई है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है, खास करके बात हो अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड तो हम F3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो न्यू सर्विसेज हैं, मल्टीपल सर्विस मींस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो रेवेन्यू जो है रॉन्गली रिकॉग्नाइज किया गया एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि गलत है। हमें पता है कि गुड्स के केस में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है एंड सर्विसेज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अंडरस्टेटेड का इशू इसमें देखा गया एंड मैनेजमेंट का बायस जो है वो सस्पेक्टेड था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईएफआरएस 15 तो पता था बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो उनको कमी दिखी। एंड नेक्स्ट वाला एरिया जो कि अगर मैं देखूं हमारा आईएफआरएस 18 वाला, तो इसमें आईएफआरएस 8 सॉरी, तो उसके बारे में वो स्पेसिफिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग फ्यू कैंडिडेट डिस्कस द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईएफआरएस 8 despite a very clear identification in the scenario that company did not intend to disaggregate the revenue and report it into the ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको कर नहीं पाए, बहुत ही कम लोग जो है इसको स्पॉट कर पाए। अच्छे जो अच्छे आंसर थे उनको दिखा कि यस कि उन्होंने कैलकुलेशन जो है सेगमेंट की अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 11.5% ऑफ रेवेन्यू जो है कैलकुलेट किया। ब्रॉडर एक्टिविटीज को उन्होंने मॉनिटर किया एंड और लाइक डिस्क्लोज्ड, और उनको पता है कि यस कि एक अच्छा कैंडिडेट को ये बात पक्का पता ही होती ही है कि यस कि उसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमें दिखने को आ रहा है IAS 37। तो गाइज मैं ना आपको इसी का ही साथ साथ क्रक्स देती हुई जा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं। तो लाइक बट हाँ आपको एक बार इसको पढ़ना जरूर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पता था IAS 37 क्या होता है बट वो रॉन्ग कंक्लूजन में चले गए एंड रियलिटी क्या है कि एक्सीडेंट हुआ था एंड पेमेंट की प्रोबेबिलिटी जो थी अनक्लियर थी एंड जिसके कारण कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होनी चाहिए थी, प्रोविजन नहीं होनी चाहिए थी। एंड एग्जामिनर तो साफ दिखाई रहा है कि तुम्हें इतनी बात भी बेसिक नहीं पता जो कि हम F3 लेवल में पढ़ के आते हैं। तो वो इस बात से बहुत दुखी है बच्चों के इस वाले रिस्पॉन्स से। देन फिर उसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल एंड इम्पेयरमेंट का इशू देखने को मिला जिसमें कि सबसे लाइक वीकली आंसर्ड एरिया उनको दिखने को मिला, जिसमें कि एक अच्छा आंसर क्या होना चाहिए था वो भी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि Z1 का इशू था जिसमें हमें दिख रहा है कि इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहा है, सेल सस्पेंडेड होगी है, दैट मीन्स वैल्यू इन यूज जो है काफी ज्यादा लो होगी एंड मेजर इम्पेयरमेंट काफी ज्यादा लाइकली है। तो एक अच्छा आंसर है। उसने क्वेश्चन किया हुआ था कि यूजफुल लाइफ के ऊपर, उसने अमोर्टाइजेशन के अजम्पशंस को भी चैलेंज किया हुआ था एंड Z1 को Z2 की फिजिबिलिटी से लिंक किया। तो अब उसके अलावा और हमारे पास इन्होंने क्या बोला, लाइक देखिए इंटेंजिबल एसेट वाला तो ये हो गया, Z1 वाला इशू मैं ये लिख देती हूँ, Z1 इशू। देन उसके बाद नीचे अगर मैं जाऊं हमारे पास और क्या है, लाइक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर था। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला जो इशू था उसमें क्या था कि ये तो सबने इग्नोर ही किया था। ये एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिजनेस रिस्क आएगा बट इसी बिजनेस रिस्क से कल को ROMM बन के आ सकता है। तो स्टूडेंट ने इसको बिजनेस रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया बट इसको कैसे अकाउंटिंग इम्पैक्ट में लिंक करना है ये नहीं कर पाए। सो ये एक इशू उनको लगा। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है एंड दैट इज समथिंग व्हिच दे फेल्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर नॉट एबल टू डू दैट। एंड आपको क्या करना है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिस्टेड रिस्क को या फिर उनको लाइक रिस्क को लिस्ट तो कर दिया बट उसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डू। एसीसी हमें साफ कहते हैं कि आपको अपने लिए रैंकिंग करते हुए जाना है, जस्टिफिकेशन देना है डिस्कशन के अंदर ही एंड देन फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है एंड उससे आपका प्रायोरिटाइजेशन दिखना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट थी सी जिसमें कि प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर जो कि करने हैं इन डेवलपमेंट ऑफ Z2 which have been recognized as an intangible asset referred in this।
तो रिक्वायरमेंट जो थी इसमें एग्जामिनर की क्या सबसे बड़ी लाइक कोर कंप्लेंट जाए तो देखो इन्होंने वीक आंसर के ऊपर भी स्पेसिफिकली फोकस यहाँ पर किया ही है। तो वीक आंसर्स में वो ब्रेक डाउन, चेक कैलकुलेशन, रिव्यू बोर्ड मिनट्स ऐसे वाले बेसिक वर्ड्स दे रहे हैं जो कि मैं डबल ए के लेवल पे भी जो है एक्सपेक्ट नहीं करती। दैट मीन्स कि कोई पर्पस, कोई डेट उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है। सो इसीलिए अगर हम जाएँ तो वो क्या कह रहे हैं, एक अच्छा जो आंसर होगा तो उसमें कॉस्ट और कॉस्ट को इनवॉइस टाइम शीट से लिंक किया हो एंड कैलकुलेशन की चेकिंग के ऊपर वर्क हो, लाइक आईएएस 38 के क्राइटेरिया के ऊपर वर्क हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी के ऊपर वर्क हो, चैलेंज करें वो Z1 और Z2 के लिंकेज के ऊपर एंड उसका इम्पेयरमेंट को भी कंसीडर करके चलें। तो एक प्रोसीजर में एक क्लियर सोर्स और पर्पस होना चाहिए जो कि नहीं उनको दिखा, तो ये हमें खास करके देखना है, उनका कहना था। नाउ जो हमारी डी रिक्वायरमेंट थी ये था एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज के ऊपर। यहाँ पर बच्चों ने कुछ मिक्स अप परफॉर्मेंस दिया एंड उन्होंने स्टूडेंट को बोला था फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ एडिशनल सर्विसेज, जो कि ऑडिट कमेटी ने बोला है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो इसमें क्या क्या आता है मिक्स परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट करने हैं हमें थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। बट अगर मैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करूं तो वो क्या क्या आती हैं, लाइक सेपरेट टीम जो है, लाइक मुझे कंसीडर करके चलनी है, वो मेरे पास ऑलरेडी है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लाइक सेल्फ इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन गलत गई है जिससे कि कहीं ना कहीं फीस डिपेंडेंसी अराइज हो जाती है, सिनेरियो एप्लीकेशन नहीं की गई है। तो एक अच्छा आंसर में बोलेगा कि वो क्यों थ्रेट है, उसको आईएसबी के कोड से हमें लिंक करना है एंड ऑब्वियसली मुझे अदर इंफॉर्मेशन से भी उसको लिंक करके चलना है। एक अच्छा सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो यही होगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि सेक्शन ए जो कि 50 मार्कर था तो वो क्या गया, कैसा गया। तो ओवरऑल प्रोफेशनल स्किल्स इसमें देखूं तो इन एडिशन टू दिस प्रोफेशनल स्किल मार्क्स डिस्क्राइब विद इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, 4 marks were available for communication overall. These marks were awarded for the use of report headed introduction, presentation, relevance, answer, clarity of explanation. This session is continued to be disappointing that number of candidates did not present their answer in a suitable format. Format पे भी इनको issue लगा and were not able to score the communication marks. तो उनके communication marks भी जो है कहीं ना कहीं fail हो गए, उन्होंने ये साफ देखा है students के केस। तो अब आगे बढ़े अगर सेक्शन बी की तरफ, तो सेक्शन बी में मेरे पास क्या आ रहा है, के कंपनी was a 25 marker question focusing on evaluating the matters to be considered by E company when determining whether to accept a due diligence engagement for an existing audit client. The question also focuses on the work which would be necessary on key aspects of the target company's financial information if the engagement were to be accepted. It is 1st July. You are the manager in the transaction advisory department of E-Company, a large global firm of chartered certified accountant. Your firm has office in over 100 countries and had a broad range of clients, including number of large, well-known MNCs. You have been contracted about one of the audit team existing client के a large unlisted companies which manufacture cars. तो अब दो एग्जिबिट्स हैं मेरे पास, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ बी कंपनी बेस्ड इन फारलैंड एंड बी कंपनी वारंटी इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बी कंपनी। ओवरऑल कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन दिस क्वेश्चन वाज डिसअपॉइंटेड. Answer to requirement A was generally more structured and detailed, although many did not cover enough points to obtain the pass marks. Answer to requirement B were weak overall, with many candidates misinterpreting the information provided in relation to, and many provide only a couple of high level of unclear due diligence procedure in response to B's second. As such, many candidates were also unable to demonstrate the professional skills that were examined in the question of professional skepticism, judgment, and analysis evaluation of the commercial acumen. तो अब देखो ये क्या है, कैंडिडेट्स को क्या बोला गया या क्या नहीं, अगर मैं ओवरऑल लेवल पे बताऊं तो रिक्वायरमेंट 1 जो था एक्सेप्टेंस ऑफ हमारा जो है एंगेजमेंट के ऊपर था। तो स्टूडेंट को बोला गया था क्या करने को और उन्होंने कुछ और किया, उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। कॉम्पिटेंस जो कि ऑलरेडी गिवन थी, सेपरेट टीम जो कि ऑलरेडी गिवन थी। तो एक अच्छे आंसर में क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या था, सो दैट वाज द टाइट डेडलाइंस, that was the overseas targets, that was the confidentiality related issue, and that was the engagement related
risk and reliance by the lenders. But एक अगर और हम देखें एथिकल पुअर हैंडल में हमारे पास साथ साथ क्या आएगा यहाँ पर, सेल्फ रिव्यू जो कि गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया बच्चों से, एंड स्पेकुलेटिव थ्रेट जो है उन्होंने अपनी तरफ से ही कंसीडर कर लिए, तो ये कमियां उनको दिखने में मिली। देखो, मैनी कैंडिडेट डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड वेदर दैट फर्स्ट had competence to conduct the due diligence requirement, even though the scenario clearly state the firm has specialized transaction advisory team. तो अब जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल इश्यूज को भी वो नहीं कर पाए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसके क्रक्स जो है यहाँ पर मैं बता ही रही हूँ। सो अब रिक्वायरमेंट अगर इसी की बी की तरफ मैं जाऊं तो उसमें क्या था, ड्यू डिलिजेंस के ऊपर हमारे पास टेस्टेड था एंड आपको ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर के बारे में बात करनी थी। तो ये बच्चों की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या की, उन्होंने इसको ऑडिट की तरह कंसीडर किया, इसको ड्यू डिलिजेंस की तरह कंसीडर ही नहीं किया। हमारे पास की पॉइंट्स यहाँ पर हैं, 7 इयर्स की वारंटी है जो कि IAS 37 में इश्यूज आ सकता है, लाइक ह्यूज जजमेंट इसमें इन्वॉल्व है एंड एस्टिमेशन ऑफ रिस्क यहाँ पर की इशू है एंड पोटेंशियल मैनिपुलेशन हो सकता है बिफोर द सेल। अब स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर वाले एरिया के ऊपर मैं बात करूं, वारंटी टर्म्स हमें देखनी है, एनालाइज करना है ट्रेंड को, हमें मॉडल स्पेसिफिक क्लेम्स के ऊपर जाना है एंड चैलेंज करना है एजम्पशंस को। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में कमी उनको दिखी जो कि एक अच्छे आंसर में नहीं थी। तो हम लाइक एक अच्छे आंसर में होनी चाहिए थी। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं द पॉइंटर्स विच शुड हैव बीन देयर और वो क्या हुआ, so देखो, requirement B was generally poorly attempted. It was disappointed to note that the many candidates clearly did not understand the main objective of due diligence and many answer both part requirement from audit perspective. तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कमी दिख रही है। So अब candidate which mainly either did not producing enough points to score well, misunderstanding the purpose of the requirement or misinterpreting the information provided in the scenario. तो अब ये तो कमियां हमने देख ली हैं क्या हैं। तो अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा फिनिक्स कंपनी का 1 जुलाई है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ आर कंपनी, firm of chartered certified accountant, and you are responsible for the audit of P company, a listed company which operate digital media streaming service. The audit of P company's statement for the year ended is at the completion stage. Based on the review of the audit working paper, several issues have been included in the report to those charged with governance, and you are now considering this should be disclosed as a CAM. तो अब कैम के रिगार्डिंगली होना चाहिए था। 2 एग्जिबिट्स है पी कंपनी का जिसमें कि कौन कौन से मैटर्स मुझे कंसीडर करने हैं, एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाइनेंस डायरेक्टर है जिसमें डिटेल रिक्वेस्ट आई है फॉर एडिशनल सर्विसेज के ऊपर। तो ये 25 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें कि हम कंप्लीशन रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन प्रोवाइड द डिटेल मैटर ऑफ विच had been included in the report to those charged with governance of P company, and candidates were asked to determine if such matter were also a CAM, and if so, what could be included in the CAM of the audit report. So the question they moved to in time, and candidates were presented with some additional information in form of email asking them to provide additional services following on the completion of audit. Professional skill marks किसके लिए available थे? Analysis skills के लिए। तो रिक्वायरमेंट दोबारा से दिखाई गई है, पर्पस एंड कंटेंट ऑफ कैम सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड हाउ इट मीट टू द नीड ऑफ द यूजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड आपको कोई एग्जिबिट को रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली इसके लिए आपको कैम के बारे में जर्नल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी इस वाले पार्ट में। तो पर्पस ऑफ कैम आपको बताना है, यानी कि लाइक स्टूडेंट ने कर क्या दिया, उन्होंने बता दिया कि कैम आएगा कहाँ, लोकेशन, एंड उन्होंने उसको कंपनी से लिंक कर दिया। देखो, एक अच्छा आंसर जो होता है वो स्पेसिफिकली कैम क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंसी से लिंक होता है, ऑडिटर की जजमेंटल वाले हाईली रिस्की एरियाज के ऊपर होता है, एंड हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि कैम वो वाले एरियाज होते हैं जिनके ऊपर हम कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं देते हैं, एंड दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम दोज चार्ज विद गवर्नेंस के गिवन मैटर्स में से। तो ये मिस्टेक जो है उनको आइडेंटिफाई हुई बहुत सारे आंसर्स में। अब weak answers, little no understanding of the purpose of the CAM which should be included in the CAP section, and some answer include details of where CAM would be positioned and did not answer the requirement. So देखो लाइक ये कमियां हमें देखो दिखी हैं
देन उसके बाद रिक्वायरमेंट बी की तरफ जाएं, फॉर ईच ऑफ द मैटर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट और टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जस्टिफाई करना है कि क्या मैटर्स जो है कैम में इंक्लूड होना चाहिए, एंड वेयर एप्रोप्रिएट ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेसिफिक फीचर्स और डिस्क्लोजर विच शुड बी मेड। तो अब ये उसके डिस्क्लोजर के ऊपर आ गई है बात। अब हम आगे चलते हैं कि क्या उसमें होना चाहिए। आपको कैम की ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। कुछ स्ट्रॉन्ग आंसर भी थे जिनको मार्क्स मिले हैं, टेक्निकल मार्क्स मिले हैं, कहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर आई है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट वर अनएबल टू अप्लाई द नॉलेज टू स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन एंड कंटिन्यू टू डिस्प्ले द लैक ऑफ नॉलेज। completion and reporting question will appear in every exam session। तो ये देखो वो साफ बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी नॉलेज आपको कहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है, एंड ये क्वेश्चन में आता ही रहता है। तो अब इसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कॉमन एरर्स क्या देखे गए बच्चों में इस क्वेश्चन को लेके, तो उन्होंने एथिकल रूल्स दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया, आईएसए 701 की एप्लीकेशन की ही नहीं जो कि रिक्वायर्ड है और ये हर अटेम्प्ट में आता ही है। करेक्ट कंक्लूजन क्या होता पार्टनर की रोटेशन, इट्स नॉट अ कैंप। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इट्स अ कैंप बेस्ड एरिया। इंटेंजिबल है वो कैंप बेस्ड एरिया, ये हमें पता है, ये तो ऑडिट डबल ए के पेपर से ही हम करते आ रहे हैं। सो जस्टिफिकेशन प्लस डिस्क्लोजर यहाँ पर की मैटर रहता है। सो अगर अभी तक मैं पेपर का फाइनल मैसेज अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँ, सो बहुत सारे बच्चों ने लाइक लॉन्ग आंसर दे दिया प्लस डबल ए के साथ लिंकिंग कर दी, मेमोरी बेस्ड एग्जाम बना लिया, बट ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, इट्स अ जजमेंटल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड है। प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एरियाज आपको कंसीडर करने हैं। तो ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द क्वेश्चन इज ब्रॉडली इन लाइन विद द पास्ट सेशन। देयर कंटिन्यू टू बी गैप बिटवीन द कैंडिडेट्स कैपेबल ऑफ demonstrating audit competence through strong application of knowledge and concept to practical scenario, and those who approach the examination as a factual exercise and fail tailored to their answer to the scenario or do not show professional skepticism or commercial awareness. Many candidates also continue to show lack of what should be assumed knowledge of materiality, ethics, auditor reporting, and स्टैंडर्ड बिलो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट ट्रिपल ए का लेवल। तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ट्रिपल ए के लेवल से कम दिया है। कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि आपने रिस्क को समझना है, आपने रिपोर्ट को समझना है, आपको प्रोसीजर्स के बारे में पता होगा जिससे कि आपको रियल वर्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में पता चलेगा कि रिस्क के रिगार्डिंगली क्या इंपॉर्टेंट है, एंड आपके पास रिसोर्सेज भी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। And examining team also uses a list of examinable document, try to highlight the candidate resources which are being produced, may be specific, beneficial to look at the more detail, supplement their studies, जैसे कि IASB FRC discussion paper document discussion। तो यस, अब ये कुछ रिसोर्सेज भी उन्होंने एडिशनली बता दिए जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर योर लाइक हेल्प पर्पस, जिसके कारण आप जो है अपना आंसर जो है बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो guys, I would request everyone that use these resources and क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझिए, तभी फायदा है, अदरवाइज पेपर को अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं है। आई होप ये एग्जामिनर रिपोर्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मोस्ट रेपिटेटिवली मिस्टेक रहती हैं और हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ओवर, एंड हम मिलेंगे हमारे फिर आने वाले सेशंस में। गाइस, हमारे मॉक डिस्कशन भी होने वाला है, मैराथन भी होने वाला है, तो उन सेशन में भी पार्टिसिपेट कीजिए सो दैट आप जो है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, एंड हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसीसी एग्जाम्स। थैंक यू।